नमस्कार। हेलो डॉक्टर लाइव फोन इन कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बरसात के चलते उपेक्षित हैं कि कई ऐसी बीमारियां, संक्रमण जो कि जलजनित रोग के रूप में भी देखे गए हैं या कई और भी संक्रमण हैं जो बरसात में जो ज़्यादा उत्पन्न हुआ करते हैं, उनके लक्षणों के बारे में जानना, क्या परहेज करना, किस तरह का खान पान होना चाहिए और ट्रीटमेंट उपचार के क्या विकल्प होने चाहिए, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसी चर्चा के लिए आज हमारे बीच सादर आमंत्रित हुए हैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के गैस्ट्रोलॉजी विभाग में बतौर विभागाध्यक्ष पद पर कार्यरत प्रोफेसर ब्रिज शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कोई भी हमारे इस कार्यक्रम में अपनी किसी भी समस्या एवं सुझाव को लेकर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारा दूरभाष नंबर नोट कर लें। हमारा दूरभाष नंबर रहेगा 0177-2800-177 और 178। जलजनित रोग हैं, आजकल बरसात का मौसम है, चूंकि बरसात तो वैसे बहुत कम हो रही है, पर फिर भी इसके बारे में जानना अति आवश्यक बन जाता है, क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा गया है कि कई जो आघात, मॉर्टेलिटी हैं, वो कई वाटर बॉर्न डिजीज़ से देखी गई हैं। तो ये जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, ये क्या चीज़ हैं और किस तरह की चीज़ें हैं? जो वाटर बॉर्न डिजीज हैं, जो पानी द्वारा बीमारियां फैलती हैं, उनको हम वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। जो पानी के द्वारा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती हैं, उनको हम वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। ये अलग अलग तरह की हो सकती हैं, बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, वायरल भी हो सकती हैं, पैरासिटिक भी हो सकती हैं। तो इस तरह की अलग अलग कीटाणुओं की वजह से जो है वो हमारी जो है वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, जल जनित रोग होते हैं। जी, कई ब्लड जनित बोलते हैं, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो गया, बिल्कुल, या ब्लड के द्वारा उत्पन्न की गई जैसी बीमारियां हैं, संक्रमण हैं। वाटर बॉर्न की जब बात आते हैं तो बहुत बड़ी बीमारियां हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं विषाणु जनित है, कीटाणु जनित भी हो सकती है, पैरासाइट्स वगैरह हैं, सब कुछ हैं। आजकल जिस तरह से बरसात का मौसम शुरू हो गया हुआ है, और साथ में ये भी देखा गया कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा जो प्रबल बीमारियां हैं जो देखी गई हैं, सामने आई हैं, वो हेपेटाइटिस, लिवर का इन्फेक्शन, और साथ में एक ग्रॉस जैसे आम भाषा में जिसको बोलते हैं पीलिया जैसी बीमारियां भी। तो डॉक्टर साहब, ये जो पीलिया है, इसके बारे में भी जानना अति आवश्यक बनता है, क्योंकि इससे जुड़ी भी कई कुरीतियां हैं, सामने आती हैं जब हम खान पान की बात करते हैं, जब हम किसी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो ये जो पीलिया है, ये कैसे फैलता है, पानी से किस द्वारा ये आदमी में प्रवेश करता है? देखो डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जो पीलिया है ये जल जनित रोग होता है। कुछ वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन है एक, जो पानी से द्वारा फैलता है। अगर कोई व्यक्ति जो है पीलिया से ग्रसित है और वो शौच जो है खुले में जाता है, और उस जैसे बारिश का मौसम है, वो शौच जो है पानी के स्रोत के नज़दीक है, तो जैसे पानी बारिश आई तो वो शौच जो है उसका बह के चला जाएगा, हमारे जो पीने के स्रोत हैं उसको कंटामिनेट कर देता है। तो उस तरह से फिर जहाँ जहाँ वो पानी की सप्लाई हो रही है, सारी जगह जो है वो पीलिया फैलने का खतरा होता है। जैसे पीलिया का संबंध है वायरल डिजीज है, जो पानी द्वारा फैलता है, वो होता है हेपेटाइटिस ए और ई। ये दो तरह का वायरस होता है, ये पानी के द्वारा फैलता है। तो जिस भी व्यक्ति को ये संक्रमण जाता है, उसमें जो है भूख कम लग सकती है जी, खाने के लिए टेस्ट उसका मतलब एनोरेक्सिया जैसा होता है, उल्टी को मन करता है, पेट में दर्द हो सकती है, बुखार आ सकता है, और पेशाब का रंग जो है सरसों के तेल की तरह हो सकता है। तो ये इस तरह के इसके लक्षण होते हैं फिर ए और ई के, जो जल जनित रोग है। और ये हमारे इंडिया में जहाँ पे सैनिटेशन की इतनी अच्छी सुविधा नहीं है, लोग खुले में शौच जाते हैं, तो उससे ये उत्पन्न हो सकता है। तो फिर जैसे जहाँ तक आपने कहा कि इसकी इलाज के लिए कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ भ्रांतियाँ हैं, तो कई बार तो ऐसा होता है कि लोग, जिस भी व्यक्ति को पीलिया होता है, तो उसके आस पड़ोस के लोग जो है उसको बोलते हैं, या घर वाले लोग बोलते हैं कि इसने पीली चीज़ें नहीं खानी है, तली चीज़ें नहीं खानी है, सिर्फ उबला हुआ खाना खाना है, इसको गन्ने का रस देना है, मूली का रस देना है, हल्दी नहीं देनी है। ये सारी जो कुरीतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, बिल्कुल गलत है। रादर उस वक्त जो है एक शरीर के बीच में और कीटाणु के बीच में जो है एक युद्ध चल रहा होता है। अगर जो इम्यूनिटी होती है हमारी, वो जो खाना कम खा रहे हैं, उबला हुआ खाना खा रहे हैं, तला हुआ खाना नहीं खा रहे हैं, तो इम्यूनिटी कम
कम हो जाती है, शरीर में कीटाणु को बाहर निकालने की क्षमता कम हो जाती है, तो जो है एक पीलिया जो है गंभीर रूप धारण कर सकता है, जिसको फुलमिनेंटल हेपेटिक फेलियर भी कहते हैं, जो 100 में 1 या 2% लोगों में हो सकता है। तो किसी भी तरह का कोई परहेज नहीं करना है, सब कुछ खाना है। और जहाँ तक गन्ने का रस है या मूली का रस का संबंध है, तो अगर किसी ने गन्ना वैसे चूपना है तो चूप सकता है, परंतु जहाँ पे गन्ना उसका रस बनाते हैं वो इतनी हाइजीनिक जगह नहीं होती है, जो जिस बर्तन में उसको निकालते हैं रस को, उतनी हाइजीनिक या साफ सुथरी जगह नहीं होती हैं, उसमें मक्खियाँ लगी होती हैं, उसमें और भी संक्रमण होने का खतरा व्यक्ति को रहता है। जी, आप बता रहे हैं कि जैसे कि जल जनित रोग है, इसमें पीलिया एक प्रमुख बीमारी है जो सामने देखी जाती है, और आपने कहा कि जो मल मूत्र शौच है हमारा, हाँ जी, तो अक्सर पानी में कंटेमिनेट होके वो आता है। अक्सर देखा गया कि शहरों में जो भी पानी की व्यवस्था जिस तरह से की जाती है, उनके जो सोर्स है वो ग्रेविटी वाटर कम होते हैं, और जितनी भी अपलिफ्ट स्कीम्स होती हैं, जितनी भी हमारी नदी नाले हैं, वहाँ से उस पानी को उठाकर उसकी सप्लाई सारे में की जाती है। तो अगर आप जल जनित की बात ही कर रहे हैं, आपने बताया कि इससे पीलिया हो सकता है, तो पानी को पोटेंट बनाने के लिए, पानी को सुरक्षित बनाने के लिए वो क्या विकल्प है? क्योंकि कई बार क्लोरीनेशन की भी बात करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, क्लोरीनेशन डालते हैं, उसकी मात्रा भी देखी जाती है प्रोपोर्शनेट नहीं होती है, उसके बारे में जानना भी अति आवश्यक बन जाता है। पर अगर ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि पर्याप्त रूप से वो पानी जो आपके पास आ रहा है पोटेंट नहीं है पीने के लिए, उसको कैसे पोटेंट बनाया जा सकता है? सबसे बढ़िया तरीका तो जो पानी को पोटेंट बनाने के लिए, जो कीटाणु रहित करने के लिए, बैक्टीरिया वायरस रहित करने के लिए उबालना होता है। पानी को कम से कम 10 मिनट तक रोलिंग होना चाहिए, बॉइलिंग वाटर होना चाहिए, तो 10 मिनट तक वो होना चाहिए। परंतु उसके बाद भी डॉक्टर साहब को सब सावधानी करनी पड़ती हैं कि जैसे आपने जिस गड़बी से उसको निकाला, किसी लोटे से उसको निकाला, तो उसको नीचे रख दिया तो उसमें कीटाणु लग सकते हैं। तो कई तरह की प्रॉब्लम है बेसिकली जो इस तरह के, परंतु पानी को बिल्कुल पोटेंट करने के लिए, पहले जो कीटाणु रहित करने के लिए उबालना ही एक विकल्प है। 10 मिनट तक उबालना चाहिए। जब क्लोरीनेशन की जहाँ तक संबंध है, तो ये कुछ बैक्टीरिया वायरस तभी मरते हैं जब हाइपर क्लोरीनेशन करते हैं, परंतु उस दशा में पानी का टेस्ट जो है कभी बदल जाता है, वो पीने लायक आदमी को पीने के लिए अच्छा नहीं लगता है। जी, अक्सर ये भी देखा गया कि गांव के परिवेश में जो लोग रहते हैं, पानी की जगह जहां होती है वहां शौच करने जाया करते हैं, तो उनको भी आपकी तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए, सभी को समझना और सभी का दायित्व ये बनना चाहिए कि पानी के पास जब भी कोई गांव में भी बात करते हैं तो वो शौच करने पानी के आसपास जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या अगर, वैसे तो आजकल सभी के घर में शौचालय बने हुए हैं, पर अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो, ऐसी कोई आपके पास समस्या है, किसी कारणवश शौचालय नहीं है घर के नज़दीक, तो आप क्या बोलते हैं कि जो मल है इसको किस तरह से इसको डिसइंफेक्ट बनाया जाना चाहिए, जो कि आजकल जैसे देखा गया कि मक्खियाँ भी बहुत होती हैं, तो अगर किसी कारणवश बाहर जाना ही पड़ गया, किसी कारणवश आपके पास वो सुविधा नहीं है, तो उसे कैसे ट्रीट करना है? देखो, वैसे तो जो सरकार भी जो है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो संदेश भी है कि बाहर खुले में शौच कोई ना जाए, इसके गांव में शौचालय बनाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, तो हर व्यक्ति को शौचालय का ही इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु अगर कोई बाहर जाता है, वे तो जाना नहीं चाहिए, कभी जाना पड़ता है तो अपना जो शौच जाना चाहिए वो पानी के जहाँ से फ्लडिंग होती है उससे दूर जाना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी गड्ढे में करें और उसको ढक दें, तो भी थोड़ा सा बचाव किया जा सकता है। पूरी तरह से रोकथाम नहीं है, परंतु बचाव किया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो शौचालय की जो सुविधाएं दे रखी हैं उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। शौचालय बनाना बहुत अनिवार्य है कि अगर आपको इस सभी बीमारियों से बचना है, जो वाटर बॉर्न डिजीज को, जल जनित रोगों से बचना है, तो खुले में शौच नहीं जाना है। जी, चलिए, बखूब बताया आपने कि जॉन्डिस के आपने लक्षण बताए, आपने ट्रीटमेंट बताया, आपने पानी के उबालने के बारे में बड़ा सही बात बताया कि पानी जो है पोटेंट तभी किया जा सकता है अगर उसे उबाला जाए। डॉक्टर साहब, लिवर की कई और भी समस्याएं हैं, क्योंकि आप 10 सालों से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान में विभागाध्यक्ष के पद पर बहुत ही जुझारू रूप से आप वहाँ कार्य कर रहे हैं, और आगे भी आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे, बहुत सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। ये जो हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस में भी होता है, ये हेपेटाइटिस और जॉन्डिस के आपस में किस तरह से भिन्न है? क्या जॉन्डिस वाले पेशेंट को हेपेटाइटिस हो सकता है या हेपेटाइटिस में जॉन्डिस होता है?
देखो डॉक्टर भारती, जो जहाँ तक हेपेटाइटिस का संबंध है, हेपेटाइटिस का मतलब है कि ये लीवर की सोजिश। इसके कई कारण होते हैं। ये कोई दवाइयों की वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। कोई शराब का इस्तेमाल करता है, उसमें भी हो सकता है। कोई ड्रग्स की वजह से हो सकता है, और वायरल हेपेटाइटिस की वजह से हो सकता है। कई बार सेप्टिसीमिया जैसे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो जॉन्डिस जो है एक लक्षण है, अलग अलग बीमारियों का लक्षण हो सकता है। कई बार पित्त की नलिका में पथरी फंस गई, या हमारी गाल ब्लैडर का कैंसर हो गया, पेनक्रियाज का कैंसर हो गया, उसकी वजह से पीड़िया हो सकता है। परंतु जहाँ तक हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस का संबंध है, जो जल जनित रोग है, ये जो भी मरीज हैं, इनको पहले भूख कम लगती है, उल्टी को मन करता है, बुखार आता है, पेशाब का रंग बदल जाता है, और जैसे 2 से 4 हफ्ते में ज़्यादातर मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो क्योंकि कई लोग बोलते हैं हमने झाड़ फूंक की तो उससे ठीक हो गया, परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसका जो साइकिल है वो ज़्यादातर मरीज जो है 4 से 6 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं। तभी जो झाड़ फूंक वाले भी इसका श्रेय लेते हैं कि हमने इसको ठीक कर दिया, ऐसा परंतु कोई झाड़ फूंक का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता है जी। आपका कहने का तात्पर्य है कि सेल्फ लिमिटिंग है और टाइम लिमिटिंग है, वायरल डिजीज है। रादर हमें उस दौरान जो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, खूब खाना खाना है। तो उस तरह, उस अवस्था में आपका खान पान किस तरीके का होना चाहिए? खान पान जिस भी चीज़ को व्यक्ति का मन करे वो लेनी चाहिए। जिस चीज़ का जो चीज़ अवॉइड करनी है, जो नहीं लेनी है, अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अल्कोहल भी लीवर पे इफेक्ट करता है, और पीलिया का कीटाणु भी लीवर पे इफेक्ट कर रहा है, तो अल्कोहल को बिल्कुल नहीं लेना है। और दूसरी बात इसी, अगर कोई व्यक्ति जो है टीबी की दवाई ले रहा है, तो टीबी की दवाई भी उस दौरान के लिए बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि टीबी की दवाई भी लीवर के द्वारा एक्सक्रीट होती है। अब एक बहुत बड़ी जो समस्या सामने आती है वो है आंत्रशोथ। वो भी इसी मौसम में ज़्यादा देखा गया है, और उसे भी आप अक्सर जोड़ते हैं जल जनित रोग से। और दूसरा टाइफाइड, क्योंकि अक्सर ये भी देखा गया है कि कई लोगों का ये मानना है कि हर साल मुझे टाइफाइड होता है, और हर साल वो टाइफाइड की खुद ब खुद ही दवाइयों का सेवन शुरू कर देते हैं। तो क्या हर बुखार टाइफाइड हो सकता है? और सही बात, अगर हम बात कर रहे थे आंत्रशोथ की, तो उसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन, उसमें भी कई बार कई ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके नाम सभी जाना करते हैं, वो अपने आप उसका सेवन कर लेते हैं। तो जो आंत्रशोथ है उसमें आपका खान पान किस तरह का होना चाहिए, और जो हम बात ORS की करते हैं उसको किस तरह से लेना चाहिए? देखो डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आंत्रशोथ जो होता है सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है। इसको किसी भी दवाई का लेने का कोई फायदा नहीं होता है, ये अपने आप 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है। हमारा जो मेन जो फोकस है, जो हमने लेना है, जो जरूरी चीज़ है, वो ORS है, नॉर्मल खाना खाना है, और खूब पानी पीना है, ताकि जो है व्यक्ति को पेशाब लगातार आता रहे। अगर किसी व्यक्ति का कई सोचते हैं कि भाई लैट्रिन बार बार है, मुंह से पानी नहीं लेंगे, मुंह से खाना लेंगे तो निकला भी कुछ नहीं, तो परंतु ऐसा नहीं होता है। शरीर से हमारे जो तरल पदार्थ हैं, जो फ्लूइड है, वो निकल जाता है बाहर, और मरीज को जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इसलिए जिस व्यक्ति को आंत्रशोथ हो, उसे खूब पानी पीना चाहिए, ORS का इस्तेमाल करना चाहिए, पेशाब उसको खूब ठीक खुला आता रहना चाहिए। जितनी बार वो लैट्रिन जाए, उसके आने के इमीडिएटली बाद एक गिलास पानी का पी ले। अगर ORS नहीं है तो घर में नमक चीनी और नींबू का घोल ले ले, और उसका टेस्ट ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे आंसू का टेस्ट होता है, आंसू का टेस्ट होता है, उस तरह का टेस्ट होना चाहिए। ज़्यादा नमक लेंगे तो भी पिया नहीं जाएगा, तो भी उल्टी को मन करेगा, ज़्यादा खट्टा होगा तो भी नहीं पिया जाएगा। उसका टेस्ट जो है हमारे आंसू की तरह होना चाहिए, और जितनी बार भी लैट्रिन जाए उसका सेवन करें। किसी दवाई का कोई रोल नहीं है, सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का है। जैसे किसी को व्यक्ति को उल्टी साथ में आ रही है तो उल्टी रोकने की दवाई दे देंगे, पेट में दर्द हो रही है तो पेट में दर्द की दवाई दे देंगे। एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। एंटीबायोटिक्स का रोल तब आता है अगर किसी व्यक्ति के लैट्रिन में ब्लड आना शुरू हो जाए। अगर ब्लड आना शुरू हो गया तो फिर आपको एंटी हो सकता है कि ये जो डायरिया है इन्वेजिव टाइप का डायरिया है, उस दशा में एंटीबायोटिक्स का रोल होता है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बताया कि ORS सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि पानी की आपूर्ति, जितना पानी का निकास हो रहा है उतनी आपूर्ति आपकी होती रहे तो आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे और आघात होने से भी बचेंगे। तो क्या वो प्रमुख अलार्मिंग साइंस हैं जब आपको पता लगना चाहिए कि आदमी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गया है, उसे तुरंत जो ड्रिप लगाते हैं हॉस्पिटल में, उसको ले जाना ज़रूरी और आवश्यक बनेगा? वो क्या क्या परिस्थिति है? ज़्यादातर जो ड्रिप लगाने का जो मौका आता है वो तभी आता है जो अगर हम शुरू में नेग्लिजेंट रहते हैं, प्रॉपर पानी नहीं पीते हैं, या व्यक्ति को लगातार उल्टी आ रही है, तो हमें ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ती है अगर व्यक्ति का
मेंटल स्टेटस है, यानी कि उसकी उसका जो व्यवहार है वो बदल जाता है, पेशाब आना बंद हो जाता है, स्किन जैसे टाइट होती है हमारी ये लूज पड़ जाती है और आंखें अंदर को धंस जाती हैं। इस तरह का जो जब सिचुएशन आती है और व्यक्ति का पानी पीने को मन नहीं करता, लेथार्जिक हो जाता है, बिल्कुल बेहोश जैसा हो जाता है, तो आप में फिर जो है ड्रिप लगाने की जरूरत पड़ती है। मतलब ऐसी अवस्था में बिल्कुल भी इंतजार ना करें, बिल्कुल कोताही ना करें, बिल्कुल तुरंत डॉक्टरी परामर्श लेकर, और जैसे हो सके तो वो डॉक्टरी सलाह के ही द्वारा ही आपको आईवी ड्रिप, अदरवाइज सबसे बेस्ट बोला गया कि मुंह से ही पानी का सेवन सबसे जरूरी है। और खान पान में भी कई कंफ्यूजन है डॉक्टर साहब, ये देखा गया कि अक्सर मूंगी की बात ही करते हैं, ऐसा कि मूंगी की खिचड़ी देनी है, इसके अलावा भी कोई विकल्प है? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी व्यक्ति को अच्छा लगता है वो लेना चाहिए। परंतु एक मैं कहूँगा कि जैसे ये जो जूसी प्रिजर्व जूसेस वगैरह होते हैं, कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे भी डायरिया ज़्यादा होता है। शायद एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, डीडी हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, और आपका क्या प्रश्न रहेगा हमारे? सर नमस्कार जी, मैं हुकमचंद बोल रहा हूँ। जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, जरा आप थोड़ी ऊंची आवाज में बात कीजिए। सर मैं हुकमचंद बोल रहा हूँ शिमला से सर। हेलो हेलो, सर आ रही है आवाज? हाँ अब आपकी आवाज आ रही है। आपका क्या प्रश्न रहेगा हमारे मैं विशेषज्ञ डॉक्टर से? साहब से सर ये पूछना था, मुझे भूख कम होती है ना। इनकी आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार दोबारा बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे भूख बहुत कम होती है। भूख बहुत कम होती है आपको? हाँ जी जी। जी, तो इनका प्रश्न है कि इनको भूख बहुत कम होती है। देखो, जनरल सा प्रश्न है इनका। भूख कम होती है तो ये देखना, कई व्यक्तियों का मेटाबॉलिज्म ही स्लो होता है, तब भी भूख कम हो सकती है। परंतु अगर भूख कम होने के साथ साथ आपका वजन भी कम हो रहा है, या उल्टी साथ में आ रही है, या पेट में बड़ी तेज दर्द पड़ रही है, या साथ में कोई पीलिया हो रहा है, तब आपको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। अगर शुरू से आपकी भूख कम है तो चिंता का विषय नहीं है, और वजन कम नहीं हो तो चिंता का विषय नहीं है। तो कुछ एक टेस्ट कराने का भी परामर्श इनको दिया जा सकता है कि अगर वो तो भूख कम डॉक्टर सलाह के बाद ही दिया जा सकता है, या नशे पानी में कहीं संलिप्त हैं तो उसको बंद करने बिल्कुल, की कोई सुझाव दिया जा सके। तो चलिए, आपको शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हम चर्चा कर रहे थे कि टाइफाइड भी एक बात ऐसी है कि बुनियादी बुखार जिसे बोलते हैं, और आज इसको भी वाटर बॉर्न डिजीज के अंडर ही हम कवर करते हैं। और अक्सर देखा गया कि बरसाती मौसम में कई टाइफाइड के लक्षण भी सामने आते हैं। तो टाइफाइड के क्या प्रमुख लक्षण आते हैं, और टाइफाइड में क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए, और कौन सा विशेष टेस्ट है जो उसकी सच में पुष्टि करता है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं लोगों को। इवन हमारे जो डॉक्टर्स भी पोस्टेड होते हैं हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह में जो है, वो भी इसके बारे में जो है प्रॉपर्ली इंटरप्रेट नहीं कर पाते। जैसे किसी भी व्यक्ति को बुखार है तो हर बुखार को गाँव में टाइफाइड ही कहते हैं जी, हर बुखार को, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बुखार हो सकता है, सिर में दर्द भी साथ में हो सकती है, और हमारे जैसे डायरिया, डायसेंट्री, लेटरिन में खून वगैरह भी आ सकता है। इस तरह के इसको जो बुखार है स्टेप लाइडर टाइप का बुखार होता है, आस्ते आस्ते ऊपर को चढ़ता है, इस तरह का बुखार होता है। और व्यक्ति ये बुखार के कई लक्षण होते हैं, जैसे मैंने कहा वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो जैसे सर्दी जुकाम किसी को हुआ उसकी वजह से भी बुखार हो सकता है। तो गांव में क्या करते हैं लोग, या प्राइमरी कहीं भी जो है, अपने आप ही जो लैब वाले भी हैं, लैब टेक्नीशियन जो हैं, वो बिडाल कर देते हैं, और हर साल बिडाल कर देते हैं, और कहते हैं जी आपको तो टाइफाइड हो गया, और हर साल इंजेक्शन लगाते हैं, कहते हैं मेरे को हर साल टाइफाइड होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ तक संबंध है टाइफाइड फीवर का, इसको बुनियादी बुखार कहते हैं। इसकी बुनियाद होती है या तो कीटाणु मर जाएगा या व्यक्ति नहीं रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो व्यक्ति को बार बार टाइफाइड नहीं होता है, रादर जो हम दवाइयाँ लेते हैं उनका हानिकारक जो है इफेक्ट हमारे शरीर में ज़्यादा होता है। जैसे दवाइयों का जो है ड्रग रेजिस्टेंट बीमारियाँ कई हो जाती हैं। कई बार अगर इनकम्प्लीटली ट्रीटेड हमारा टाइफाइड है, एंटेरिक फीवर जिसको कहते हैं, बुनियादी बुखार जिसको कहते हैं, ये अगर पूरी अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया तो रेजिस्टेंट टाइफाइड भी हो सकता है। तो मेरा एक सभी के एक सुझाव है कि विडाल टेस्ट को कराना भी नहीं चाहिए, और उसको इसकी कोई अहमियत नहीं है। अगर अहमियत है तो ब्लड कल्चर की होती है, ब्लड कल्चर की होती है, और हर साल किसी को टाइफाइड नहीं होता है कि मेरे को हर साल टाइफाइड होता है। जो गांव में मैंने खासकर महिलाएं देखी, या कोई भी जो डॉक्टर होते हैं ऐसे बोल देते हैं जी कि भाई आप हर साल टाइफाइड होता है, हर साल इंजेक्शन लगाओ आप, ये बिल्कुल करता है। जी,
तो चलिए, चूंकि आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और ये जो इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं, तो एक पेट ही है। अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है, आपकी डाइट ठीक है, बैलेंस डाइट ठीक है, तभी आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। और कोरोना युग में इम्यूनिटी बूस्ट करने के कई जो विकल्प सामने आ रहे हैं, आपका मानना क्या है कि इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए? और खास तौर पर आजकल ये भी देखा गया कि इसके इंसिडेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इम्यूनिटी के लिए एडिशनल आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि इम्यूनिटी के लिए किस तरह का खान पान होना चाहिए? देखो डॉक्टर साहब, जो जहाँ तक इम्यूनिटी का संबंध है, इम्यूनिटी कोरोना के लिए नहीं, हर बीमारी को शरीर से निकालने के लिए इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है तो ज़्यादातर रोग उसको होंगे नहीं। इवन जैसे ट्यूबरकुलोसिस वगैरह भी होती है, उन्हीं को ज़्यादा ग्रसित करती है जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। तो इम्यूनिटी जो भी हमारा खान पान होता है उसका इम्यूनिटी के साथ बहुत ज़्यादा संबंध है, बहुत ज़्यादा संबंध है। तो हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि हमारे भोजन में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, मिनरल भी होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। टाइम टाइम पे खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 दिन आप भूखे रह रहे हैं, अब ज़्यादा एक्सेसिव व्रत कर रहे हो तो भी इम्यूनिटी के लिए हानिकारक होता है। और टाइम का खाना है, बैलेंस्ड फूड लेना है, जो भी है। और साथ में जो है कुछ जो हमारे खाने होते हैं उनमें इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़्यादा क्षमता होती है। जैसे कईयों में जिंक होता है, विटामिन डी होती है, ये भोजनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये विटामिन डी और ये जिंक कहाँ से मिल सकता है हमें? विटामिन डी, इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो व्यक्ति को दिन में 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है लगभग एक आधा घंटा जो है खुली धूप सेकनी चाहिए। परंतु जैसे इतने कपड़े नहीं होने चाहिए, मुंह में कोई अपनी क्रीम वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो ओपन जैसे जितना शरीर इन 9 का इसमें रूल हम 9 है, ये 9% हो गया, ये 9% हो गया, ये 9% हो गया, ये 9% हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। तो जितना एरिया आप एक्सपोज करोगे उतनी विटामिन मिलेगी आपको। तो 11 से 2 बजे तक आपको ये आधा घंटा तो धूप लेनी चाहिए। बाकी जितने भी मिल्क और मिल्क डेयरी प्रोडक्ट हैं उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। और नट्स वगैरह भी देखे गए, उसमें भी जिंक की मात्रा है। कोई एडिशनल लेने की मेरे को लगता नहीं कि कोई आवश्यकता बनती है कि आप फालतू में कोई जैसे प्रचार किया जा रहा है जिंक ले लें या कुछ। नहीं, इसको तो अगर आपका बैलेंस्ड फूड है तो किसी भी एक्स्ट्रा खाने लेने की आपको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं। अगर आप सब कुछ चीज़ें ले, नट्स भी ले रहे हैं, बीन्स भी ले रहे हैं और सी फूड भी ले रहे हैं, ये तो ले रहे हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं। और इसके साथ अगर तनाव मुक्त रह रहे हैं, व्यायाम भी कर रहे हैं तो सकती है। एक संदेश और आपसे लेना चाहेंगे। आजकल जैसे कोरोना के बारे में सारी चीजें बार बार बताई जा रही हैं, उसके बावजूद भी अक्सर देखा गया कि लोग मास्क को मजाक समझते हैं। तो आपके सामने मास्क पड़ा है, इसको मास्क को वैसे तरीका क्या होना चाहिए लगाने? देखो डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मास्क जब लगाना है, तो जैसे मास्क है तो इसको इस तरह से लगाना है और नाक भी कवर होना चाहिए और ऐसे इसको लगाना चाहिए। अक्सर देखा गया कि लोगों ने इसको ऐसे सामने से कभी टच नहीं करना चाहिए। और कई बार देखा हमने लोगों को कि इसको यहाँ से निकाल के इसके यहाँ रख लेते हैं नाक से नीचे। तो नाक से नीचे रखने का तो कोई फायदा नहीं हुआ जी। और क्योंकि हमारे यहाँ भी संक्रमण होता है और कीटाणु नाक से भी जाता है, तो उसको जब भी लेना है तो नाक से जो ये संक्रमण है, ये विषाणु बाहर निकलता है। बिल्कुल। तो नाक का ढकना अति आवश्यक, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी आपको यहीं से निकाल के बाहर फेंकना है, ना कि सामने से निकालने के। अभी काफी समझना पड़ेगा, काफी कुछ सूझबूझ से रहना पड़ेगा और ईमानदारी से रहना पड़ेगा, तभी कोरोना भी जीत सकते हैं। और साथ में ये वाटर बॉर्न भी है, ये भी समझदारी की बीमारी है। इसमें भी किस तरह से आपको देखभाल अपनी करनी है, अपने सराउंडिंग्स में जो पानी जहाँ से आता है उसको खराब नहीं करना, उसके बारे में भी सूझबूझ, समझदारी, वफादारी रखनी है। और जो डाइट आपने बताई, अगर वो सब चीज़ें आप अमल में लाते हैं तो आप इन सारे संक्रमणों से अपने आप को, अपने परिवार को बचाया जा सकते हैं। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम। आज हमारे मेहमान विशेषज्ञ थे प्रोफेसर ब्रिज शर्मा जी, जो कि एक सफल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। अगली बार हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई समस्या और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।